ठीक है, आज यूएनडीपी कर रहे हैं हम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, तो उससे रिलेटेड पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्थापना, सबसे पहले स्थापना याद करनी है, कब स्टैब्लिश हुआ। आंसर 22 नवंबर 1965। अब क्या होता है कि ऐसे याद नहीं होती चीजें, 65 के आसपास कुछ याद कर लो कि 62 में चीन की लड़ाई हुई थी, उसका 3 साल बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। किसी ईयर को ना बेस ईयर बना लो, जैसे हमने 80 मतलब अगर हम लोगों ने जब पढ़ा तो हमने 84 को बेस ईयर बना रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 84 में, तो हम लोग क्या करते हैं 84 से इतने साल पहले, 84 से इतने साल बाद, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ कि मेरे जन्म से इतने साल पहले ऐसा हुआ, मेरे जन्म के इतने साल बाद ये हुआ। आप बेस ईयर बना लो 62 को, चीन की लड़ाई। 2-3 बेस ईयर बनाने पड़ते हैं, एक अपने बर्थ को बना लो जो आपका ईयर है, बर्थ ईयर है, एक 62 की लड़ाई को बना लो, ठीक है, एक बीच में 84 को बनाना चाहो तो बना लो। इतने साल पहले ये काम हुआ, इतने साल बाद ये चीज स्थापित हुई। इतना समझ में आ गया। तो चीन की लड़ाई जब हुई थी उसके 3 साल बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, अमेरिका में है, राइट साइड में पड़ता है न्यूयॉर्क। ठीक है, अध्यक्ष इसके अचीम स्टेनर ही हैं इस समय, चेक कीजिए। ये चेंज हो सकते हैं, जब आप पेपर देने जाएंगे वहां पर आपको फिर दोबारा अपडेट करना पड़ेगा उसको। ये लेक्चर 2023 में चल रहा है और ये अब सदियों तक चलता रहेगा। तो 10 साल बाद अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो ये ना बोले कि अचीम स्टेनर ही याद कर रहा है कहीं वो उसको, यही है इस समय। 2023 में अचीम स्टेनर है इसके अध्यक्ष। उद्देश्य क्या है? अल्प विकसित देशों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक दिशा में किए जा रहे प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के माध्यम से सहायता प्रदान करना। अब एक बार में पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, रुकना है। अल्प विकसित देशों द्वारा, कहां पर? अल्प विकसित देशों द्वारा, दिमाग में बिठा लिया। उसके बाद सामाजिक तथा आर्थिक दिशा में, सामाजिक बोलते हैं सोशल, आर्थिक बोलते हैं इकोनॉमिक। ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक दिशा में किए जा रहे प्रयासों को, फिर रुकना है यहां पर, किए जा रहे प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के माध्यम से, यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र को, प्रणाली के माध्यम से, माध्यम मतलब मीडियम, सहायता प्रदान करना। पहला उद्देश्य याद हो गया, बिना देखे बोल सकते हो। जब तक आप बिना देखे नहीं बोल सकते तब तक भूल कर भी ये मत करना कि मुझे याद हो गया। जब आप उसे बोल सको और लिख सको तब समझना आपने उसको क्या किया, याद किया। दूसरा, यह सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा उनके आर्थिक विकास को तीव्र करने में मदद करता है। सदस्य देशों पे रुकना है, के लोगों के जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने तथा उनके आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तीव्र करने में मदद करना। किनकी? सदस्य देशों के लोगों की। सदस्य देशों के लोगों की क्या? जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और क्या? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करना है? तीव्र करने में मदद करता है। कौन? यूएनडीपी। कौन, क्या, कैसे, कब? बार बार पूछते रहो अपने आप से, पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। तो पहला उद्देश्य क्या था? अल्प विकसित। अल्प विकसित को क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप्ड देशों, कंट्रीज जो होते हैं, द्वारा सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक दिशा में किए जा रहे प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के माध्यम से सहायता प्रदान करना। दूसरा, यह सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा उनके आर्थिक विकास को तीव्र करने में मदद करता है। तीसरा, इस उद्देश्य से यह निकाय 5 क्षेत्रों के परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है, यथा। ऊपर आइए भाई, 5 नंबर 1। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया है। क्या बन गया? यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा यहां से। नंबर 1, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निर्यात संभावना वाले प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल,
वाणिज्यिक मतलब कॉमर्स, वाणिज्य किसको बोलते हैं? कॉमर्स को। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्स। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। जहां जहां ये संभावनाएं, निर्यात संभावना, एक्सपोर्ट की संभावना होगी वाले प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज को का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना उसका। और सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना। क्या करना? सर्वे और इवैल्यूएट करना उसको। इतना समझ में आ गया? दूसरा, पूंजी निवेश प्रोत्साहन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को क्या करना? प्रोत्साहित करना। तीसरा, व्यावसायिक कुशलता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, जिसको हम कौशल विकास भी बोल सकते हैं। व्यावसायिक कुशलता का मतलब क्या हो गया? स्किल्ड बनाना। किसी भी व्यवसाय के लिए स्किल्ड बनाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना। कौन देता है? नाम ही उसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और विकास कब होगा? जब ये सब चीजें होंगी। चौथा, उपयुक्त तकनीकों का स्थानांतरण। कई बार देखा होगा कोई देश इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? अब अगर मैं क्या करूं भाई, अगर मैं घट ही चलाता रहता तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या का आटा पीसा जा सकता था? नहीं पीसा जा सकता था। अगर मैं बोलूं, घट समझते हो ना, घराट, अगर हम उसी, वैसे तो गजब का आटा निकलता है भाई उससे, बड़ा ही पौष्टिक, क्योंकि जलता नहीं है उसके अंदर आटा। चक्की में क्या होता है? जलता है आटा। बहुत तेज घराट क्या हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं मशीन से, तो उसमें आटे का जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो जल जाते हैं। घराट में नहीं जलते थे। धीरे धीरे सुबह डाला, तब जाके 2 घंटे में आटा पीस के एक बोरी, एक कट्टा तैयार होता था। पर मैं अगर घराट से ही पीसता रहता तो क्या मैं इंडस्ट्री खड़ी कर सकता हूं? नहीं खड़ी कर सकता। मुझको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। कुछ देश इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते। किसी भी क्षेत्र में ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, अगर ड्रिप फार्मिंग नहीं आती, हम लोग ड्रिप फार्मिंग नहीं समझते, या इजराइल जैसा देश ड्रिप फार्मिंग नहीं लेता, तो क्या उस डेजर्ट में उगा सकता था? इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए नहीं उगा सकता था। उसके पास गंगा यमुना के मैदान नहीं है भाई, हमारे पास है। ठीक है, तो उपयुक्त तकनीकों का स्थानांतरण, क्या करना? ट्रांसफर करना। स्थानांतरण बोलते हैं ट्रांसफर को। क्या बोलते हैं? अगला, आर्थिक और सामाजिक नियोजन में सहायता। नियोजन बोलते हैं प्लानिंग। इकोनॉमिक और सोशल जो प्लानिंग है में सहायता प्रदान करना। किसका काम है? ध्यान रखना, पीसीएस में जब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा यूएनडीपी के, ये पूछेगा ये वाला पार्ट, आपने ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। अगर 20 शब्द हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन +- 5 चल जाता है। ये इतना कॉपी पेस्ट कर दो, आपको 2 नंबर खरा मिलेगा। 16 में 16 नंबर नहीं मिलेंगे, 16 में से 13 नंबर शायद मैक्सिमम होंगे। ठीक है, 8 में से 8 नंबर कभी नहीं मिलेंगे, 8 में से 6 7 नंबर मिलेंगे, 4 में से 3 नंबर मिलेंगे। पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2 में से 2 मिलते हैं। कितने? 2 में से 2 मिल सकते हैं। इसलिए इन चीजों को याद कीजिए। आगे बढ़िए भाई। अन्य विशेष तथ्य, इस संस्था द्वारा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF यानी यूनाइटेड नेशंस, हाँ जी, क्या है? कैपिटल डेवलपमेंट फंड। कैपिटल डेवलपमेंट फंड। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, यूनाइटेड नेशंस, डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, ये अलग है, यूनिफेम है ये। यूनाइटेड नेशंस, ये IFEM बोल रहा भाई, महिलाओं के लिए। F मतलब फीमेल हो गया, फंड फॉर विमेन होना चाहिए, वुमेन नहीं, विमेन। वुमेन एक महिला होती है, विमेन मतलब WOMAN एक महिला, WOMEN महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं, विमेन। तथा विज्ञान एवं तकनीक के विकास हेतु, विज्ञान एवं तकनीक के विकास हेतु संयुक्त कोष, यह है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर STD,
इसकी फुल फॉर्म निकालिए, किसका एब्रीवेट है देखिए, को प्रशासित किया जाता है, FSTD, FSTD, हाँ UNFSTD फुल फॉर्म, उसको लिख भी दें अपने उसमें। तब तक दूसरा बता देता हूं मैं, यह संस्था विश्व की प्रमुख रिपोर्टों में से एक मानव विकास रिपोर्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, समूह गौ, हर जगह पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? आंसर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब से कर रहा है? कब से कर रहा है ये? 1990 से? नहीं नहीं, 1990 से कर रहा होगा भाई, चेक कीजिए, 1990 से कर रहा होगा। लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो ही बताइए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? आंसर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। कब से कर रहा है? 1990 से कर रहा है। महबूबुल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री या बांग्लादेशी अर्थशास्त्री? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, कुछ कुछ किताबों में बांग्लादेशी भी लिखा हुआ उसको। महबूबुल हक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद 1990 से जारी कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा, इस संस्था द्वारा लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक कब से जारी किया जा रहा है? आंसर 2020 से जारी किया जा रहा है। लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक, इसको इंग्लिश में निकालिए। लैंगिक मतलब लिंग्विस्टिक तो भाषा से संबंधित हो गया, लैंगिक लैंगिक पूछ रहा हूं। जेंडर, हाँ बिल्कुल, जेंडर सोशल मानव ह्यूमन, इसका फुल फॉर्म निकालिए ना। 2020 से इस संस्था द्वारा पहली बार लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक, सोशल ह्यूमन इंडेक्स, ये तो आ रहा है। लैंगिक मतलब जेंडर, जेंडर सोशल ह्यूमन इंडेक्स, क्या ये नाम है? अगर ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं तो जारी किया गया। आरओ मेंस 2016 में पूछा गया, और अगर आरओ में पूछा गया तो फिर ये दोबारा पूछा जा सकता है 2023 में। ये 16 में कैसे पूछ लिया यार, 2020 में कर रहा है ये बात भी सोचनी है। 2020 में अगर ये कर रहा है, संस्था द्वारा पहली बार लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक जारी किया गया, कुछ गड़बड़ है यहां पर। अच्छा, ये मेंस बाद में हुआ होगा, ऐसा होता है उत्तराखंड में। एक साल फॉर्म निकलता है, दूसरे साल प्री होता है, तीसरे साल मेंस होता है, चौथे साल इंटरव्यू होता है, पांचवें साल बोलते हैं यू आर गॉन, है ना। चलो चलो आगे। इस संस्था ने वर्ष 1996 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकासशील देशों के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन और भविष्य रहित बताया था। 1996 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकासशील देशों के आर्थिक विकास पथ को, कितना बड़ा आरोप लगाया है इन्होंने। डेवलपिंग कंट्रीज में जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चल रहा है कार्यक्रम, उसको रोजगार विहीन, सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है भाई, रोजगार विहीन मतलब रोजगार नहीं है। दूसरा जड़ विहीन, जड़ ही नहीं, जड़ें ही नहीं है। निष्ठुर, निष्ठुर तो है भाई। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर क्रांति हो जाएगी, इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखता हूं मैं। आवाज विहीन, आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है, आवाज उठाओगे तो पिटोगे, है ना। भविष्य रहित, भविष्य ही नहीं है बताया। चलो बहुत अच्छी बात की। एशियाई विकास बैंक, अगला जो है हमारे पास वो क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट। फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर। हाँ जी, इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस। पहला आया ये याद करो, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? मनीला। और फिलीपींस के 3 बड़े आइलैंड बताए थे मैंने, कौन से? लुजोन, मिंडानाओ, पालावन। फिलीपींस के 3 आइलैंड निकालिए। एशिया में जाइए दाईं तरफ, मैप में देखिए फिलीपींस। दिखाओ भाई नए बच्चों को, अपने आप मत देखो अकेले अकेले। चुपके चुपके व्यापार करना पुर्तगालियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। औरों को भी बताओ, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हाँ जी,
क्रम से बताओ एरिया वाइज। लूजोन सबसे बड़ा है क्या? मिंडनाओ उसके बाद, और उसके बाद पालावन। 3 बड़े आइलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, लार्ज आइलैंड। लूजोन, दूसरे नंबर पे मिंडनाओ, तीसरे नंबर पे पालावन। ये यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा कभी। 3 आइलैंड जो हैं, लूजोन, मिंडनाओ, पालावन, ये फिलीपींस के 3 बड़े आइलैंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पहला पॉइंट यही होता है। सुनो, जब एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको लिखने के लिए पूछेगा, पहली लाइन आपने यही लिखनी है कि एशिया के आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग यानी इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशियन फार ईस्ट यानी ECAFE की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में की गई। 62 में चीन की लड़ाई हुई, 4 साल बाद एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई। क्यों की गई? एशियाई देशों के आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए। किसकी रिकमेंडेशन पर हुई? इसकी रिकमेंडेशन पर हुई। किसकी? इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। किसकी बॉडी है ये? संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र ने, ECAFE ने अनुशंसा की, ठीक है, रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन पर एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। डेट याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। 1 जनवरी 1967 यानी 1967 को एशियाई विकास बैंक ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला। यह सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक है, यानी जब इसकी स्थापना हो रही थी उस समय भारत शामिल था इसमें। क्लियर हो गया? ठीक है। इकोनॉमिक्स में आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वापस आ जाइए वही सब। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, इसके पूर्ववर्ती GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ जो भी है उसको हाईलाइट करना आपने। पुराना नाम क्या था? WTO का आंसर GATT था। क्या था? GATT था। ठीक है, GATT की उरुग्वे चक्र की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी। उरुग्वे चक्र को हाईलाइट करना है। इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के मराकश नगर में अप्रैल 1994 में GATT के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। 1994 में। कहां पर? मोरक्को में। मोरक्को में कहां? मराकेश। मोरक्को याद आया? कहां है मोरक्को? हाँ जी, अफ्रीका। अरे साउथ अफ्रीका तो अपने आप में देश है भाई, अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका में है और नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है, एटलस माउंटेन रेंज के आसपास पड़ता है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी रबात है। इतिहास में भी मोरक्को का नाम आता है। जब मोरक्को वासी इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक उसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, उसको अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजता है? चीन भेजता है। वो उसके बाद अपने देश आता है, वो एक किताब लिखता है, उसका नाम रहला है, जिसका मतलब सफरनामा होता है। किताबुल रहला किसने लिखी? आंसर इब्न बतूता ने लिखी। और तुगलक कालीन इतिहास को जानने का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है कौन? रहला। याद आया मोरक्को कि नहीं आया? इतिहास भी पढ़ते हो आप तो पता होगा। हाँ जी, तो वहीं मोरक्को में एक जगह पड़ती मराकश नगर में अप्रैल 1994 में GATT के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1995 1995 1 जनवरी 1995 को एक तरह से पूरी स्थापना हो गई। किसकी? किसकी? हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी? तो आपने हल्का हल्का मराकेश याद करना है, हल्का हल्का आपने मोरक्को याद करना है, ठीक है, 1994 1995 याद करना है, ठीक है, GATT की फुल फॉर्म याद करनी है। अब आगे डिटेल बताते हैं।
आ जाएगा, धैर्य होना चाहिए। तैयारी तो धैर्य वाले लोगों के लिए ही है, अधीर हो गए तो कहाँ से चलेगा। चलो, तो 1995 में इसकी विधिवत स्थापना हो गई तथा इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक औपचारिक संगठन के रूप में गैट का स्थान ले लिया। यानी किसका स्थान लिया? गैट का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये याद करना आपने। ये तो वनडे एग्जाम टाइप क्वेश्चन बन गए। जिनेवा में है। वर्तमान में WTO के कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है। 164 को हाईलाइट करना है, आगे पीछे हो सकती है, घट बढ़ सकती है। पेपर में जाने से पहले देख लेना 164 है कि नहीं है। ज्ञातव्य है कि 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान को इसका 164वां सदस्य बनाया गया था। लास्ट जो देश है वो कौन है? अफगानिस्तान है। इसके पहले तथा वर्तमान महानिदेशक क्रमशः, पहले महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड ब्राजील के। वर्तमान में कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया। चेक कर लीजिए, अभी भी ये हैं, चेक कीजिए। मोबाइल उठाइए भाई, वरना जब्त हो जाएंगे मोबाइल अगर यूज नहीं करोगे तो। पहले महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड, जो कि ब्राजील के थे। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। इवेला कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया भी अफ्रीकी देश है ना। और अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया ही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नाइजीरिया में निवास करती है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है भाई? नाइजर एक अलग देश है, नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा। ठीक है, तो नागोजी अकोंजो इवेला ही है अभी। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इसका महानिदेशक 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। कार्यकाल को हाईलाइट कर दीजिए, 4 वर्ष। आपको बहुत हल्का लग रहा होगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है जी, आगे। गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है। वो अस्थायी था गैट, ये क्या है? स्थायी है, परमानेंट है। तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतरराष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। कैसे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित, यानी संसद मतलब पार्लियामेंट द्वारा अनुमोदित एक अंतरराष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई है। ये स्टेटमेंट देगा आपको। आगे, आर्थिक जगत में इसकी स्थिति अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की तुल्य ही है, किंतु मुद्रा कोष व विश्व बैंक की भांति है संयुक्त राष्ट्र का क्या नहीं है? अभिकरण नहीं है, कि एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है संयुक्त राष्ट्र। क्लियर हो गया? अब अगर यूपीएससी का क्वेश्चन बनाना हो तो 3 स्टेटमेंट दे दिए। WTO एक स्थायी संगठन है, हाँ जी है। दूसरा दे देगा कि WTO की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित, संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत की गई है। ये पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट दे देगा क्या? तीसरा पॉइंट क्या देगा? तीसरा पॉइंट देगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। कभी कभी यूपीएससी क्या करती है कि एजेंसी है करेगी, पूछेगा कौन सा गलत है इसमें। आपने बोला एजेंसी नहीं है, मतलब अगर उसने बोल दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, आपको घुमाती तो है वो। आपने बोला नहीं भाई ये इंडिपेंडेंट है। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या है? इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। अगला, WTO के उद्देश्य, मेंस का क्वेश्चन प्री में भी पूछा जा सकता है। क्या उद्देश्य है WTO के? जीवन स्तर में वृद्धि करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वृद्धि करना। दूसरा, पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग में वृहद स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में वृहद स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना। तीसरा, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। वस्तुओं के उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, और व्यापार यानी ट्रेड का प्रसार करना। ये सभी गैट के भी उद्देश्य थे। इनके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में निम्नलिखित अतिरिक्त उद्देश्य की भी चर्चा की गई।
गैट में भी थे 3 उद्देश्य। अब नया क्या हुआ WTO के बनने से? सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, सर्विसेज, सेवाएं मतलब सर्विसेज के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। चौथा, 5वां, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, अनुकूलतम उपयोग, विश्व के संसाधनों का अगली जनरेशन के लिए भी बचाना है भाई। इतना भी मत खोदो और इतना भी मत जलाओ किसी चीज को कि क्या हो, आने वाली जनरेशन के लिए ना बचे। अनुकूलतम उपयोग करना है। गैट में विश्व संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही गई, मतलब पूरा कोयला जला दो, कि गैट कहता था पूरा कोयला जला दो ताकि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है जी। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को स्वीकार करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बड़ा हॉट टॉपिक है मेंस में, प्री में। ठीक है, आपके यूएनओ के भी क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछता है। वो 17 गोल है ना। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा कि 17 गोल क्या है, भारत कहाँ तक सफल रहा है उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में। ठीक है, चलिए जी। अगला, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। विश्व व्यापार समझौतों एवं बहुपक्षीय और बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। अगला, व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। विवादों के निपटारे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। अगला, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना। आगे, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव, कोहेरेंस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का सहयोग करना। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, अनुकूलतम प्रयोग करना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका यहाँ तक। क्या तैयार हो गया? मेंस का एक क्वेश्चन तैयार हो गया। पढ़ते हुए बड़ी बोरियत आएगी, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर आपके पीसीएस में उत्तराखंड में, कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है। तो लगभग हमने कितने उद्देश्य पढ़े, मतलब कार्य, सॉरी, कितने कार्य पढ़े हमने? 6 ये पढ़े और 3 या 4 पहले पढ़े, लगभग 10। तो कितने शब्द हो गए? लगभग 125 से ज्यादा ही हुए। तो बड़े में ही आएगा, या तो 125 में आएगा या 250 में आएगा, तो या तो 8 नंबर या 16 नंबर। 7 उद्देश्य और 6 नीचे करो जरा। अच्छा, ये 3, 1 2 3, ये यहां तक की ये क्या थे? नहीं, जो हमने पढ़ा था कि ये गैट के भी उद्देश्य थे, कहां पर लिखा हुआ था? हाँ, थर्ड वाले में ये सभी गैट के भी उद्देश्य थे, इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की। तो यहां तक का अलग क्वेश्चन बन गया और कार्य का अलग क्वेश्चन बन गया आपका। क्या बन गया? 2 क्वेश्चन छोटे छोटे बन गए, दोनों को अलग अलग तैयार कर लीजिए, या फिर एक मिला के कार्य और उद्देश्य और कार्य एक साथ बना के दे देगा। तो आपने इतना सिर्फ क्या नहीं करना, पढ़ना नहीं है, इसको इतना पढ़ना है कि इसको आप लिख भी सको। क्लियर हो गया? चलो जी आगे, विवाद निवारण समिति। विश्व व्यापार संगठन के कार्य संचालन हेतु अनेक महत्वपूर्ण समितियां हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 समितियां हैं। नंबर 1 विवाद निवारण समिति यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB बोलते हैं। दूसरा व्यापार नीति समीक्षा समिति यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, TPRB। क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे एग्जाम में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में TPRB से क्या ध्वनित होता है? TPRB क्या है? तो आपने बोलना है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। उससे पहले वाला हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? एब्रीवेट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में DSB से क्या ध्वनित होता है? आंसर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी।
दो समितियां हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के नाम हिंदी और इंग्लिश और एब्रीवेट में याद करने हैं आपने। एक हो गई डीएसबी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी विवाद निवारण समिति, दूसरा हो गया व्यापार नीति समीक्षा समिति यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। विवाद निवारण समिति का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना है। भैया जब नाम ही वैसा है उसका तो क्या करेगी, शिकायतों पर विचार करेगी, है ना। भाषा को पकड़ना सीखिए और लिखना सीखिए। आगे, सभी सदस्य देश इस समिति के सदस्य होते हैं, किंतु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए यह विशेषज्ञों की समिति गठित कर सकती है। इस समिति की बैठक माह में 2 बार होती है। इन छोटी छोटी चीजों पर जरूर ध्यान देना आपने। माह में 2 बार होती है, माह में 2 बार होती है। व्यापार नीति समीक्षा समिति टीपीआरबी का कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति की समीक्षा करना है। नाम से ही पता चल रहा है समीक्षा समिति है तो समीक्षा ही करेगी, ठीक है। सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों की व्यापार नीति की 2 वर्ष में 1 बार समीक्षा की जाती है। फिर ये इसको ध्यान रखना आपने, 2 वर्ष में 1 बार समीक्षा की जाती है। यहीं से उठाता है यूपीएससी क्वेश्चन। क्या करता है, स्टेटमेंट देगा 4, बोलेगा कितने सही हैं, 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है कि 4 सही है। समझ में आ गया? तो बारीकी से पढ़ना है, अखबार की तरह मत पढ़ लेना, है ना, कि धूप सेकने आया बना अजगर, धूप सेकने आया अजगर बना कौतूहल का विषय और खुश होकर चल दिया आगे। इसको एक एक चीज को अंडरलाइन करते हुए चलना है आपने। खासकर जो आप बुक होगी आपकी उस पर आपने क्या कर देना, हाइलाइटर भी चलाइए और पेन से भी कीजिए। 2 वर्ष, बार बार ध्यान रखिए, 2 वर्ष में 1 बार समीक्षा। टीपीआरबी 2 वर्ष में 1 बार समीक्षा बैठक बुलाई जाती है। आगे, उपयुक्त के अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की अन्य महत्वपूर्ण समितियां। नंबर 1 वस्तु व्यापार परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। आगे, काउंसिल फॉर ट्रेड एंड गुड्स, वस्तु व्यापार परिषद। दूसरा सेवा व्यापार परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। ये सेवा वाला कंसेप्ट गेट में नहीं था, ये बाद में डब्ल्यूटीओ में आया। तो फिर ये परिषद क्या है, अलग है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा क्या होती है, बौद्धिक संपदा समझते हो क्या होती है? इनोवेशन समझते हो, नवोन्मेष। आपने कोई आविष्कार किया, आपके आविष्कार की कोई नकल ना करे, और अगर करे तो आपको उसकी रॉयल्टी दे। क्या करे, उसकी रॉयल्टी दे। आप एक सिंगर हैं, आपने गाना गाया, आपको उस मतलब कॉपीराइट जिसको बोलते हैं, आप किसी को कॉपीराइट दोगे, उसके एवज में आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। आप ही को नहीं मिलेगी, आपके वंशजों को भी मिलेगी, एक पीढ़ी बाद वालों को भी मिलेगी, ठीक है। आप किसी स्थान विशेष में आपने कोई कार्य किया, कोल्हापुरी चप्पलें बनाई आपने, और आपने फिर ऋषिकेश में भी कोल्हापुरी चप्पलें बना रहे हो, नहीं बना सकते। ज्योग्राफिकल टैग लगते हैं। क्या लगते हैं? ज्योग्राफिकल टैग भी लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम उसमें। फिलहाल ये समझ लीजिए बौद्धिक संपदा इससे संबंधित है। किससे? ऐसी संपदा जो आपकी बुद्धि के द्वारा क्या होती है, मतलब आपने कुछ नया आविष्कार, इनोवेशन, नवोन्मेष किया, नया आविष्कार किया आपने, उस पर आपका अधिकार है पहला। अब जब कोई कंपनी उसका मैन्युफैक्चरिंग या उसका प्रोडक्शन करेगी तो आप तो फिर ऐसे थोड़े कि खाली हाथ रहोगे, आपको हर पीस पर आपको क्या देना पड़ेगा, उसको आपका रॉयल्टी देनी पड़ेगी उसको। समझ में आया? उसकी व्यवस्थाओं से संबंधित है। पढ़ेंगे हम कि डब्ल्यूटीओ और भारत की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, वो क्या बोलता है, डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है, हमारी सरकार क्या बोलती है, वो बात की बातें हैं। चलो आगे बढ़ो। डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी 2 वर्ष में बैठक होनी जरूरी है। 2 वर्ष में बैठक होनी जरूरी है। किनकी? हाँ, डब्ल्यूटीओ में सबसे बड़ी जो निर्णायक संस्था है वो कौन है? सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन। यह सभा उन सदस्य देशों को एकजुट करता है जो सीमा शुल्क जैसे प्रावधानों के कारण अलग अलग हैं। ज्यादा जो विवाद है वो सीमा शुल्क को लेकर है। किसको? सीमा शुल्क को लेकर है। यह सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत, बहुपक्षीय
व्यापार समझौते के अंतर्गत किसी भी मामले पर फैसला कर सकता है। वर्ष 1995 में स्थापना के बाद से दिसंबर 2017 तक इसके मंत्री स्तर के 10 सम्मेलन हो चुके थे। इसका 11वां सम्मेलन 10 से 13 दिसंबर 2017 तक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुआ। 12 से 17 जून 2022 के मध्य 12वां मंत्री परिषदीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जेनेवा वाला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ? आंसर जेनेवा में हुआ। कहां पर हुआ? जेनेवा में हुआ। इस सम्मेलन के प्रमुख बिंदु अधोलिखित हैं। अब क्योंकि 2022 में हुआ है, 2023 चल रहा है, 2024 में फिर होगा। जब तक अगला नहीं होगा तब तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही अगला वाला हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और नए वाले की इंपॉर्टेंस क्या, प्रश्न पूछे जाने का जो संभावना होगी वो नए वाले से होगी। क्लियर हो गया? WTO का सिंगापुर सम्मेलन ये कहां से आ गया भाई? अभी क्या बोला हमने? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुआ। इन सम्मेलनों के प्रमुख बिंदु अधोलिखित हैं। ये अलग अलग सम्मेलनों का बता रहा है कि अलग अलग सम्मेलनों में क्या क्या हुआ। हमें नया वाला पढ़ना है। क्या करना है? सीधे कुछ बीच वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे, लेकिन फिलहाल पहले हम नया वाला पढ़ेंगे जो अभी हुआ 2022 में। है इसमें 2022 वाला दिखाइए। ये WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड 12 से 15 जून, डेट याद रखनी है आपने वनडे एग्जाम वालों ने। 12 से 15 जून 2022 के बीच संपन्न हुआ, खासकर ग्रुप सी का जो पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है। कोविड-19 महामारी के लगभग 5 वर्ष बाद WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैसे तो 2 साल में एक बार होना जरूरी है, पर क्या करें भाई, है ना। मंत्री स्तरीय सम्मेलन वैसा हुआ होगा क्या वर्चुअल जिसे बोलते हैं, बट वैसा सम्मेलन अब हुआ। इस सम्मेलन में शामिल प्रमुख विषयों में कृषि मुद्दे, WTO में सुधार, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग, मत्स्य पालन सब्सिडी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क तथा महामारी के प्रति विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया आदि थे। अब विषय इंपॉर्टेंट होते हैं, इसने बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा हुआ है। आपने एक एक करके क्या करना है? नंबर 1 कृषि मुद्दे, नंबर 1 कृषि मुद्दे, इन पर ध्यान देना है। नंबर 2 WTO में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। बोला जा रहा है भैया पुराने ढर्रे पे मत चलो, सुधार करो इसमें। और हर जगह सुधार की आवश्यकता है, चाहे वो WTO, चाहे वो UNO हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर जगह पे सुधार करने की आवश्यकता है। अभी भारत को कई जगह पर क्या कर रहा है? अनदेखा किया जा रहा है। जैसे भारत सुरक्षा परिषद में अनदेखा किया जा रहा है। तो भैया बिना भारत के सुरक्षा परिषद, बिना भारत के सहमति के UNO हो सकता है? इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या का समाहित किए हुए देश। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी पे बात की गई। इस पर खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग। सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मतलब सभी देश क्या करें? एक जगह पर स्टॉक होल्डिंग करें, जिसकी वजह से क्या हो कि जिस भी जगह पर कभी खाद्य संकट आ जाए तो वहां पर क्या किया जा सके? उस स्टॉक से निकालकर उस देश की, सदस्य देश की सहायता की जा सके। मत्स्य पालन सब्सिडी, मत्स्य पालन सब्सिडी पर बात हुई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क के बारे में बातचीत की गई। ये मुद्दे रहे उस समय। और महामारी के प्रति विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया आदि। क्लियर हो गया? इनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखना है आप, ये खास है। इस सम्मेलन में भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों में ई-कॉमर्स लेन देन पर सीमा शुल्क। भारत ने कौन सा मुद्दा उठाया? ई-कॉमर्स लेन देन पर सीमा शुल्क स्थगन के विस्तार की समीक्षा करने, अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की सरकार द्वारा समर्थित खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी नियमों पर पुनः कार्रवाई करने तथा विकास और समावेश को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करना शामिल था। अगर आपने ये समझ लिया, अब देखो ऐसे में याद नहीं होता है, पहले हल्का क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर उसको याद कीजिए, मुख्य परीक्षा में और प्री में आपके काम आएगा।
नंबर 1 लिख दीजिए, क्या क्या किया भारत ने। नंबर 1, ई कॉमर्स लेन देन पर सीमा शुल्क स्थगन के विस्तार की समीक्षा करने की बात कही। किसने? भारत ने। नंबर 2 क्या किया उसने? उसने कहा अल्प विकसित और विकासशील देशों की सरकार द्वारा समर्थित खाद्य खरीद कार्यक्रमों, खाद्य खरीद कार्यक्रमों कीवर्ड है, के लिए सब्सिडी नियमों पर पुनः कार्रवाई करने की बात कही भारत ने। क्या की? पुनः कार्रवाई करने की बात की। तीसरा, विकास और समावेश को बढ़ावा देने के लिए, विकास और समावेश को बढ़ावा देने, समावेश मतलब इंक्लूजन, समावेश मतलब इंक्लूजन, विकास मतलब डेवलपमेंट और इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करने की बात कही भारत ने। 3 बातों को खास ध्यान देना है, यूपीएससी हो सकता है प्रश्न पूछ ले। वैसे तो यूपीएससी के लिए ये हो गया पुराना, या तो पूछ चुकी है, देखना पड़ेगा पेपर में, इससे संबंध में कुछ ना कुछ उसने जरूर पूछा होगा। ठीक है, थोड़ा पीछे दिखाइए क्या क्या है, एक बार मोटी मोटी नजर डालते हैं सारे सम्मेलनों पर। ग्यारहवां दिखा दीजिए मुझे, या थोड़ा छोटा करके दिखाइए, मैं अपना बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे काम यहां से बन जाएगा आपका, इधर छोटा करो इसे, छोटा छोटा करो, इसको बॉक्स को निकालो, बॉक्स को निकालो, यहां से काम बन जाएगा आपका कि डब्ल्यूटीओ के किस सम्मेलन में भारत ने अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, फूड सिक्योरिटी जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, हेतु कृषकों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने पर सदस्य देशों के मध्य सहमति बनाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। आंसर, 9वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में। कब हुआ था? 2013 में। सब्सिडी का मुद्दा बड़ा हॉट रहता है किसमें? डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, जो विकसित देश हैं वो नहीं चाहते कि सब्सिडी दी जाए, बट हम गरीब देश हैं, हम मतलब क्या है, अंडर डेवलप्ड हैं। भले ही हमारे लिए एक नया वर्ड निकाला गया है कि डेवलपिंग, बट अगर सच माने तो अंडर डेवलप्ड ही है अभी तक। ठीक है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से हमें इतना बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाना है। इतना बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? खाद्यान्न चाहिए। क्या चाहिए? खाद्यान्न। और अगर हम कृषकों को सब्सिडी नहीं देंगे तो वो खाद्यान्न तो बहुत महंगा हो जाएगा ना। सरकार सब्सिडी देगी किस पर? समझ नहीं रहे आप। जब हम किसान को सब्सिडी देंगे इरिगेशन पर, जब हम उसको सब्सिडी देंगे किस पर? फर्टिलाइजर पर। जब हम उसको सब्सिडी देंगे किस पर? अन्य जो चीजें होंगी उनको लोन में क्या करेंगे? सब्सिडी देंगे। जगह जगह पर जब हम सब्सिडी देंगे तो जो अन्न उपजाएगा उसकी कीमत क्या आएगी? वैसे तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो सारी कीमत जुड़ रही है, सब्सिडी भी किस पे बर्डन पड़ रहा है? सरकार पर बर्डन पड़ रहा है। पर इन देशों में इतना बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाना है, 2 रुपए किलो गेहूं देना है, 3 रुपए किलो चावल देना है ना, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या को देना है, तो उसके लिए क्या होगा? सब्सिडी देनी पड़ेगी हमको। विकसित देशों में तो क्या, अमेरिका है, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा उत्पादन होता है भाई, उसको थोड़े जरूरत है सब्सिडी देने की। सब्सिडी हम जैसे देशों को, विकसित और अविकसित जो अंडर डेवलप्ड और बिल्कुल नॉन डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको सब्सिडी देने की जरूरत है, वरना तो फिर हम रह ही नहीं पाएंगे। इसी चीज को लेकर विवाद होता रहता है। हमने सफलता प्राप्त की 9वें मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन में। कहां पर? बाली इंडोनेशिया में। बाली एक आइलैंड है, इंडोनेशिया का छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, और ये 2013 में हुआ था। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका कि डब्ल्यूटीओ की शर्तों के अनुरूप भारत ने कब से खाद्य पदार्थों, दवा और रसायन तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपना लिया है? 1 जनवरी 2005 से। उत्पाद पेटेंट प्रणाली को हमने कब से अपनाया? आंसर, 1 जनवरी 2005 से। अगला, और किस किस में भी ध्यान रखना, खाद्य पदार्थों, दवा एवं रसायन, सॉफ्टवेयर क्या के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपना लिया है। ठीक है,
एक पेटेंट पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको। जब कोविड-19 हुआ तो वहां पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, आपने बहुत ज्यादा R&D पर खर्च किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया, आपने एक बहुत जल्दी से एक टीका बना दिया जो विदेशों में बना था, टीका बना दिया, और वो एक बौद्धिक संपदा है। क्या है भाई, मैंने एक नई बीमारी थी, नई बीमारी का नया टीका बना दिया, तो अब उसकी रॉयल्टी क्या होनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ये पेटेंट वगैरह जो चीजें हैं ना, ये ऐसे समय पर ये चीजें जीरो हो जानी चाहिए। कैसे समय पर? क्योंकि आपके पेटेंट कानूनों की वजह से उस दवा की कीमत क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और उस ज्यादा कीमत को जरूरी नहीं है, ठीक है हमारे यहां तो लग गए फ्री में टीके, हमारा देश तो फिर भी समृद्ध है। उन देशों की सोचो ना जहां खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, वो कैसे टीकाकरण करवाएंगे? और टीकाकरण कराना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो अगर माना कल वो क्या होते हैं उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और माना वहां पर हमारा कोई व्यक्ति या किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति अगर जाता है और वो फिर दोबारा फैला देता है इस बीमारी को, तो फिर ले दे के इस संसार को ही तो भुगतना पड़ेगा। उन्होंने वहां पर यह कहा कि पेटेंट कानून को क्या कर दीजिए, क्या कीजिए, हल्का कर दीजिए भाई, कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, जीरो कर दीजिए इन्हें, खासकर जीवन रक्षक दवाओं में, खासकर तब जब ऐसी आपदा रखी है क्या कोविड-19 जैसी। पर चलो देखते हैं 16 दिसंबर ये क्या है, रूस को WTO की सदस्यता कब प्रदान की गई थी? 16 दिसंबर 2011 को। ये समझ जाता है कि मैं पढ़ाने वाला हूं, वैसे ब्लर हो जाता हूं एकदम से, है ना। देखो अभी तक बिल्कुल साफ था। रूस के साथ मोंटेनेग्रो एवं सामोआ को भी WTO की सदस्यता दी गई थी, प्रदान की गई थी। WTO का अंतिम सदस्य देश कौन है? अफगानिस्तान 164वां है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी नहीं पूछती ऐसे क्वेश्चन, सही बताऊं तो, लेकिन किस्मत है, क्या पता पूछ ले। और ये वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन। अगला, WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि जेनेवा, जेनेवा नहीं है, क्या है? बर्न, जहां पे अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां? बर्न में। समझ में आया? ज्यादा जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही है। और हमारे साथ वाले तो बोलते भी थे कि जब कुछ समझ में ना आए तो जेनेवा कर देना आंसर में, और कई बार हम करते भी थे और वो सही हो जाता था। पर आप मत करना, ऐसा पढ़ के जाना, ठीक है। अगला, WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां प्रस्तावित है? संयुक्त अरब अमीरात, फरवरी 2024 में। और आपका यूपीएससी का जो पेपर होना है वो होना है Feb 2024 के बाद, इसलिए आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा? UAE वाला। कौन सा? यूनाइटेड अरब अमीरात वाला। क्लियर हो गया? तो ये बॉक्स पढ़ लेने हैं, बाकी बीच बीच में अगर कोई सम्मेलन में कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। क्लियर? इसके बाद अंकटाट पढ़ेंगे कल।